कि जब सिटी कंपटीशन की पहली फाइट हुई तो सोनू नाम के किसी अनजान योद्धा ने रॉय फैमिली के दूसरे यंग मास्टर को बड़ी ही आसानी से हरा दिया। ये देखकर न केवल सभी प्रतिभागी बल्कि सभी अतिथि और मुख्य लोग भी हैरान रह जाते हैं। दूसरी ओर रॉय फैमिली के हेड अजहर रॉय ये देखकर बहुत ही अचंभित हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें गुस्सा भी आता है, लेकिन वे इस गुस्से को दबा लेते हैं। तभी अनुकूल जादौन रॉय फैमिली के हेड को छेड़ते हुए कहता है, लगता है आपने अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे तो एक अनजाने योद्धा से ही हार गए। ये सुनकर अजहर उनकी तरफ देखता है और कुछ नहीं कहता है। वह पहले से ही बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को दबाए हुए था। उसने चिराग को ताकतवर बनाने के लिए उस पर बहुत ही खर्चा किया, लेकिन वह समझ चुका था कि चिराग इन चीज़ों के लिए बना ही नहीं है। उसने तय कर लिया था कि इस कंपटीशन के बाद वह चिराग को किसी एकेडमी में भेजेगा जिससे वह थोड़ा बहुत तो कल्टीवेट कर ही सके। अब हम स्टेज पर देखते हैं दामोदर साहब इस मैच का रिजल्ट घोषित करने और अगले मैच के लिए प्रतिभागियों को चुनने के लिए फिर से स्टेज पर आते हैं। वे फिर से पहले की तरह उस यंत्र को घुमाते हैं। इस बार अंक 2 और अंक 3 आए थे। सभी यह अनुमान लगाने लगते हैं कि इस बार कौन लड़ने वाला है। तभी स्टेज पर एक सुंदर लड़की आती है जो लाल रंग की ड्रेस पहने हुई थी। उसे देखकर हर कोई एक खास तरह की ऊष्मा का अनुभव कर पा रहा था। ये चौधरी फैमिली की यंग लेडी राधा चौधरी थी, जो एक फायर एलिमेंटल बॉडी को धारण करती है। ये बॉडी एक फायर बॉडी और फायर से खेलना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जय उसे देखकर सोचने लगता है कि जब वह उससे लड़ेगा तो किसकी जीत होगी। अब उसका प्रतिद्वंदी स्टेज पर आता है। ये भी एक फ्री योद्धा था जो किसी भी फैमिली से नहीं था। वह राधा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मेरा नाम राकेश है और मुझे मार्शल आर्ट्स बहुत ही पसंद है, लेकिन मेरे पास तुम्हारी तरह कोई भी बॉडी नहीं जो मार्शल आर्ट्स के लिए अनुकूल हो, लेकिन मैं अपनी तुलना जरूर करना चाहूँगा। ये सुनकर राधा भी कहती है, मैं भी अपनी ताकत का अनुमान लगाना चाहूंगी और मिंग सिटी के योद्धाओं के बारे में भी जानना चाहूंगी, क्योंकि यह भी मेरी फैमिली के बाहर पहली फाइट है। ये कहकर दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। राधा अपनी फायर एनर्जी को एक्टिवेट कर लेती है, जबकि सामने वाले योद्धा पर किसी तरह की कोई एलिमेंटल एनर्जी नहीं थी। वह केवल अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करता है और उसे अपनी बड़ी सी तलवार पर केंद्रित करने लगता है, जिससे उसके चारों ओर रोशनी जलने लगती है। इस रोशनी को देखकर विवेक और जानवी दंग रह जाते हैं। उन दोनों को इस तरह देखकर जय भी समझ जाता है क्या बात है। वह उन दोनों से कहता है, हमें किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। भले ही ये योद्धा किसी भी फैमिली से नहीं, लेकिन हर किसी के पास अपना एक अनोखा टैलेंट होता है। ये सुन दोनों जय की तरफ अजीब सी नज़रों से देखने लगते हैं। वे सोच रहे होते हैं कि जय से बड़े वे दोनों हैं, लेकिन जय इस तरह बात कर रहा है कि वह उनसे बड़ा हो और तो और कोई 1-2 महीने नहीं बल्कि सालों बड़ा। वे जय से कहते हैं, पता है हम बस ये सोच रहे थे कि हमारी मिंग सिटी के पास इतने शानदार टैलेंट हैं। जय भी ये सुनकर अजीब तरह से अपने दांत दिखा देता है। वह अपनी ही बात थोड़ा शर्मिंदा था, क्योंकि उसे पता होना चाहिए था कि जानवी और विवेक भी योद्धा है और उन्होंने जय से ज़्यादा ये सब कुछ देखा है। अब वे तीनों स्टेज की तरफ देखने लगते हैं। स्टेज पर राकेश अपने हाथ में तलवार लिए अपनी सारी एनर्जी को केंद्रित कर लेता है और वहीं दूसरी ओर राधा अपनी स्टोरेज रिंग से एक कोड़े जैसा हथियार निकालती है जो उसकी फायर एनर्जी के साथ अच्छी तरह काम कर रहा था। जय और बाकी सब इस हथियार को देखकर हैरान होते हैं, लेकिन फिर वे अपने आप को संभाल लेते हैं। वे समझ जाते हैं कि चौधरी फैमिली ने अपने प्रतियोगियों पर बहुत खर्चा किया है। तभी राधा और राकेश एक दूसरे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। राकेश अपनी स्वॉर्ड एनर्जी की मदद से अपनी चारों ओर एक तरह की फील्ड बना लेता है, जिससे उसके चारों ओर राधा की एनर्जी अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रही थी। राधा ये देखकर थोड़ा हैरान होती है और फिर सोचती है, सच में किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। वह अपने कोड़े जैसे हथियार को निकालती है और अपनी फायर एनर्जी को उस हथियार पर केंद्रित करने लगती है, जिससे वह हथियार बहुत ही गहरे लाल रंग से चमकने लगता है। वह इस हथियार से सीधा राकेश पर हमला करती है। राकेश भी अपनी तलवार से राधा पर एक स्लैश अटैक करता है। जब दोनों के अटैक टकराते हैं तो दोनों ही कुछ कदम पीछे हट जाते हैं। राधा स्पिरिट गैदरिंग के 6 स्टार पर थी, वहीं राकेश स्पिरिट गैदरिंग के 7 स्टार पर था, लेकिन फिर वह कुछ कदम पीछे हटा। ये देखकर वह दंग रह जाता है। वह मन ही मन राधा की तारीफ करने लगता है। भले ही वह एक मार्शल आर्ट्स फैमिली में पैदा हुई और राकेश का नसीब इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी नसीब आपकी ताकत का ही एक अंग होता है। और फिर रॉय फैमिली के यंग मास्टर को ही ले लो।
इसके बाद राकेश राधा को बिल्कुल भी कम नहीं आंकता और अपनी पूरी एनर्जी को एक्टिवेट कर देता है और अपनी स्वॉर्ड के साथ एक हो जाता है। ये तलवारबाजी का दूसरा लेवल था जिसमें कोई व्यक्ति और उसकी तलवार एक हो जाते हैं। हालांकि विवेक और जाह्नवी इस चरण से आगे जा चुके हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त संसाधन थे और अपनी फैमिली का साथ भी। लेकिन वहीं दूसरी ओर राकेश के पास ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वह इस स्टेप पर पहुंच गया। ये सच में बहुत ही अचंभित करने वाला था। राकेश राधा से 2 साल बड़ा था, इसलिए वह इस जीत को अपनी असल जीत भी नहीं मानने वाला था। वह अपनी पूरी एनर्जी से राधा से फाइट करने लगता है, जबकि राधा शुरुआत से ही अपनी पूरी एनर्जी का उपयोग कर रही थी। उन दोनों के बीच कई हमले होते हैं। मॉन्स्टर सलेयंग स्वॉर्ड, ये चिल्लाते हुए राकेश राधा पर हमला कर देता है। यह एक ग्रेड 2 की हाई लेवल की तकनीक थी, लेकिन राकेश ने इसे इस हद तक अभ्यास किया था कि इसकी ताकत किसी भी ग्रेड 3 की लॉ लेवल की तकनीक जितनी थी। इस हमले को देखकर राधा अपनी फायर एनर्जी से अपने चारों ओर एक शील्ड बना लेती है और अपनी पूरी एनर्जी इस शील्ड पर लगा देती है। लेकिन जैसे ही राकेश का हमला इस शील्ड से टकराता है, इस शील्ड पर क्रैक पड़ जाते हैं और थोड़ी देर बाद ये शील्ड टूट जाती है और राधा पीछे फिंकती हुई चली जाती है। वह अपने आप को जैसे तैसे संभालती है और धीमी आवाज में कहती है, मैं हार मानती हूँ। राकेश ये सुन कहता है, तुम सच में मुझसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड हो। अगर मैं तुम्हारे लेवल पर होता और तुमसे बड़ा ना होता तो तुम ही जीतती। ये कहकर वह स्टेज से नीचे चला जाता है। राधा भी स्टेज से नीचे आ जाती है। अभी तक 2 मुकाबले हुए थे जिनमें स्वतंत्र योद्धाओं की जीत हुई थी। अब दामोदर साहब स्टेज पर आते हैं और राकेश की जीत की घोषणा करते हैं। इसके बाद वे फिर से उसी यंत्र को उपयोग करते हैं, जिससे उन दोनों खानों पर नंबर घूमने लगते हैं। ... राधा और राकेश के बीच बहुत ही जोरदार फाइट हुई, जिसमें अंत में राकेश ने अपने फाइनल अटैक से जीत दर्ज की थी। वहीं जब अगली बार नंबर को घुमाया गया तो उनमें से एक अंक 8 था, जो जय का अंक था। जय को नहीं पता था कि उसका प्रतिद्वंदी कौन है। वह स्टेज पर जाता है और सभी की तरफ देखता है। तभी उन प्रतिद्वंदियों में एक प्रतिद्वंदी, जो एक स्वतंत्र योद्धा था, स्टेज पर आने लगता है। ये योद्धा उन योद्धाओं में से एक था जो जय ने पहले नोटिस किए थे। उसके स्टेज पर आते ही जय अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वहीं दूसरी ओर वह लड़का जो अभी स्टेज पर आया था भी ज्यादा कुछ नहीं कहता है, बल्कि पिछले योद्धा की तरह अपना नाम बताता है और लड़ने को तैयार हो जाता है। उसका नाम मनोहर था और वह सोनू की तरह ही स्टेज पर खड़ा हो जाता है। जय अपनी काली लकड़ी को बाहर निकालता है। उस लकड़ी को देखकर न सिर्फ मनोहर बल्कि सभी हैरान रह जाते हैं। कुछ तो मजाक उड़ाने लगते हैं कि सिंह फैमिली के पास अपने प्रतिद्वंदियों के लिए हथियार खरीदने जितने पैसे भी नहीं है। मुख्य सीट पर बैठा जादौन फैमिली का हेड भी जय के दादाजी से कहता है, क्या सिंह फैमिली अपने हर योद्धा को इसी तरह का हथियार देती है या फिर उनका बजट कम हो गया है? ये सुन जय के दादाजी कुछ नहीं कहते हैं और एक मुस्कान दे देते हैं। वे जानते थे कि जय की यह काली लकड़ी जितनी साधारण दिखती है उतनी है तो नहीं। अब हम स्टेज पर देखते हैं जय अपने हाथ उस काली लकड़ी को पकड़े हुए अपनी शरीर में बह रही एनर्जी को नियंत्रित करने लगता है और फिर इस एनर्जी को अपने आसपास की एनर्जी के साथ मर्ज कर बहुत ही तेज गति से मनोहर की तरफ आगे बढ़ता है। जय की इस गति को देखकर मनोहर भी दंग रह जाता है। वह तुरंत अपनी स्टोरेज रिंग से अपना हथियार निकालता है और उसका हथियार भी एक हथौड़ा था, जो पहले वाले हथौड़े जैसी ही एनर्जी रिलीज कर रहा था। अगर उनका रंग अलग नहीं होता तो सभी उन दोनों हथौड़ों को एक ही मान बैठते। वह उस हथौड़े से जय पर हमला करता है, लेकिन वह जिस जगह हमला करता है जय तुरंत उस जगह से हट जाता है और न दिखने वाली गति से मनोहर के पीछे प्रकट होता है। इसके बाद वह अपने भाले के पिछले हिस्से से मनोहर पर अपनी शारीरिक ताकत से हमला करता है। मनोहर भी इस हमले को महसूस कर लेता है और अपने हाथ में पकड़े हुए हथौड़े से डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गति जय की जितनी नहीं थी। जय की लकड़ी का पिछला हिस्सा सीधे मनोहर को लगता है और वह आगे की तरफ फिकता हुआ चला जाता है। वह जैसे तैसे अपने आप को संभालता है और पीछे देखता है। वह अब जय को और अधिक कमतर नहीं आंक सकता था। वह कहता है, यंग मास्टर जय, मानना पड़ेगा कि आप जो 1 साल पहले तक कल्टीवेट भी नहीं कर पा रहे थे अब इतने ताकतवर बन गए। ये कहकर वह अपनी पूरी एनर्जी रिलीज कर इस एनर्जी को महसूस कर जय भी हैरान हो जाता है। स्पिरिट गैदरिंग 7 स्टार। उसने नहीं सोचा था कि उसके सामने खड़ा लड़का स्पिरिट गैदरिंग के 7वें स्टार पर होगा, लेकिन जय के लिए ये स्टार ज्यादा मायने नहीं रखते थे। वह उसी तरह खड़ा रहता है। वहीं मनोहर अपना अटैक तैयार करने लगता है। माउंटेन क्रैंकिंग हैमर। इन शब्दों को चिल्लाने के साथ ही वह अपना हमला जय की तरफ कर देता है।
जय भी सामने वाले लड़के को कम नहीं आंक सकता था, आखिर वह उससे 2 स्टार ऊपर था और ये तकनीक भी ताकतवर थी। वह अपनी 36 फॉर्म ऑफ स्पीयर के शुरुआती 4 मूव्स को उपयोग करता है और उन्हें मर्ज कर देता है, जिससे जय की लकड़ी के चारों एक एनर्जी इकट्ठी होने लगती है जो जय अपने आसपास से इकट्ठा कर रहा था। फिर वह अपनी मेंटल स्ट्रेंथ उस एनर्जी को कंट्रोल करता है और उससे सीधा मनोहर पर हमला कर देता है। जय के पीछे एक थंडर लॉइन का अवतार आ जाता है जिसमें बहुत से बुरे ड्रैगन की तरह थे। जब मनोहर और जय के हमले आपस में टकराते हैं तो एक बहुत ही खतरनाक धमाका होता है और एक एनर्जी की लहर चारों फैल जाती है। यह एनर्जी की लहर दर्शकों की तरफ भी बढ़ रही होती है, लेकिन दामोदर साहब सही समय पर आते हैं और वहां पर एक शील्ड बना देते हैं। स्टेज पर इस धमाके की वजह से बहुत ही धूल हो गई थी जिससे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी इस धूल से एक परछाई उड़ती हुई पीछे की तरफ जाती है और स्टेज से नीचे गिर जाती है। जब सब उस व्यक्ति को देखते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं। यह मनोहर था जो जय से पूरा 2 स्टार ऊपर था। सभी इस वक्त इतना हैरान थे कि वे कुछ भी सोच नहीं पा रहे थे। उन्होंने सुना था कि टैलेंटेड लोग अपनी रैंक से ऊपर के लोगों को हरा सकते हैं, लेकिन ये उन्होंने पहली बार देखा था और वे जय को देखकर यह अनुमान भी लगा पा रहे थे जय ने अपना ज़्यादा एनर्जी भी खर्च नहीं की है। मनोहर को जमीन पर पड़ा देख सोनू उसके पास जाता है और उसे सहारा देकर उठाता है और फिर जय को थोड़ी देर के लिए घूरता है और मनोहर को लेकर अपनी जगह पर वापस चला जाता है। जय भी स्टेज से नीचे उतरता है और विवेक और जानवी के पास वापस लौट जाता है। वहीं गेस्ट सीट पर बैठे दिग्विजय सिंह कहते हैं, हमारे लोग हथियारों पर नहीं बल्कि अपनी खुद की ताकत पर भरोसा रखते हैं। ये सुन अनुकूल जादौन का मुंह कड़वा हो जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। इस वक्त दामोदर साहब फिर से स्टेज पर फिर आते हैं और जय की जीत की घोषणा कर देते हैं। इसके बाद वे फिर से उस यंत्र में अंक को घुमाते हैं। इस बार अंक 11 और अंक 7 आया था। यह अंक देखते ही जानवी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वह उछलते हुए स्टेज पर पहुंच जाती है। वहीं सामने से लड़ने के लिए चौधरी फैमिली का यंग मास्टर अनूप चौधरी आता है। ये देखकर चारों ओर जोश का माहौल हो जाता है। ये जोश लड़ाई के लिए नहीं था बल्कि मिंग सिटी की गॉडेस में से एक जानवी के लिए। इस जोश भरे शोर को सुनकर जय और विवेक दोनों ही अपना सर हिलाते हैं मानो वे परेशान हो और फिर स्टेज पर देखने लगते हैं। अनूप जानवी से कहता है, मैं भले ही तुमसे 1 साल बड़ा हूँ लेकिन मुझे पता है कि तुम कितनी ताकतवर हो, इसलिए मैं अपनी ताकत को बिल्कुल भी कम नहीं करने वाला हूँ। ये सुनकर जानवी कहती है, फिर तो तुम बहुत ही बोरिंग और एनपी एनर्जी को एक्टिवेट कर देती है। वह इस वक्त स्पिरिट गैदरिंग के 6 स्टार पर थी, वहीं अनूप स्पिरिट गैदरिंग के 7वें स्टार पर था। इस तरह से साफ देखा जा सकता था कि जानवी उम्र और कल्टीवेशन दोनों में अनूप से पीछे थी। जानवी अपनी आइस एनर्जी को एक्टिवेट करती है और अपनी तलवार के साथ मर्ज कर उससे अनूप पर हमला करती है। बदले में अनूप भी अपनी विंड एनर्जी को इकट्ठा करता है और उससे जानवी पर हमला कर देता है। अनूप का हथियार उसके दस्ताने थे जो किसी शेर के पंजे की तरह थे। वह इन पंजों से जानवी पर हमला करता है। जैसे ही उन दोनों के हमले टकराते हैं जानवी 8 कदम पीछे हट जाती है, वहीं अनूप 3 कदम पीछे हट जाता है। ये देखकर वह कहता है, मैंने सही सोचा था कि तुम बहुत ही ताकतवर हो। अगर कोई केवल तुम्हारी कल्टीवेशन पर गया और थोड़ी भी लापरवाही दी तो तुम तो उसे संभलने का मौका भी नहीं दोगी। ये सुन जानवी कहती है, तुम कितना बकवास करते हो। ये कहकर वह फिर से अनूप पर हमला कर देती है, लेकिन अनूप केवल एक मुस्कान देता है और अपनी एनर्जी इकट्ठा कर जानवी पर हमले के लिए तैयार हो जाता। जय और मनोहर की फाइट में जय ने मनोहर को हरा दिया था। इसके बाद जानवी और अनूप की फाइट शुरू हो गई थी। अनूप चौधरी फैमिली का यंग मास्टर था। वह भी मिंग सिटी के जीनियस में से एक था। वहीं दूसरी ओर जानवी भी मिंग सिटी की ब्यूटी विद टैलेंट में से एक थी। जानवी और अनूप की बीच की फाइट में हमने अभी तक देखा कि जानवी और अनूप लगभग बराबर ही थे, लेकिन अनूप की उम्र और कल्टीवेशन ज़्यादा होने की वजह से वह अधिक फायदे में था। जानवी भी ये देखकर अपनी ताकत और बढ़ा देती है और फिर अनूप पर हमला करती है। वहीं दूसरी ओर से अनूप भी जानवी को बिल्कुल हल्के में नहीं लेता। वह अपने स्टोरेज रिंग से तुरंत अपने दस्ताने निकालता है जो लाल और काले रंग के थे। यह अनूप के साथी और उसके हथियार थे। अनूप इन्हीं हथियारों की वजह से पूरी मिंग सिटी में प्रसिद्ध हो गया था। किन्हीं दस्तानों को हथियार के रूप में प्रयोग करना कठिन होता है, लेकिन अनूप के पास किसी भी तरह की कोई खास एलिमेंटल एनर्जी नहीं थी।
एलिमेंटल एनर्जी किसी भी योद्धा को जन्म से ही मिलती है। हालांकि कुछ औषधियों की मदद से और कुछ अन्य पदार्थों की मदद से कोई भी इस तरह की एनर्जी अपने शरीर में उत्पन्न कर सकता है और अपनी सारी एनर्जी को एलिमेंटल एनर्जी में मदद बदल सकता है, लेकिन इस तरह के पदार्थ बहुत ही दुर्लभ होते हैं। चूंकि अनूप की एनर्जी में किसी भी प्रकार का कोई एलिमेंट नहीं था, इसलिए वह अपनी एनर्जी का उपयोग बॉक्सिंग टाइप की मार्शल आर्ट्स और अपने शरीर को मजबूत करने में करता था। ये किसी बॉडी रिफाइनिंग तकनीक की तरह थी, बस फर्क इतना था कि यह अनूप ने स्वयं खोजी थी, इसलिए केवल वही इस तरह की तकनीक को उपयोग कर सकता था। जय भी ये देख पा रहा था, वह मन ही मन अनूप की तारीफ करता है। अनूप के दस्ताने में आगे बने हाथ किसी ड्रैगर के पंजे की तरह थे। वहीं पर जब वह अपने दस्तानों में एनर्जी केंद्रित करता है तो उन पर लगा लाल रंग जो किसी ड्रैगन की तरह था चमकने लगता है। वह उन दस्तानों की मदद से सीधा जानवी के हमले पर पंच मारता है, जिससे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और चारों ओर लाल और सफ़ेद रंग की रोशनी फैल जाती है। जब ये रोशनी हटती है तो सभी देखते हैं कि जानवी को एक दर्जन कदम पीछे हटना पड़ा। ये देखकर जानवी के चाहने वालों का दिल टूट जाता है। वे सभी अनूप को इतना ताकतवर होने के लिए सुनाने लगते हैं। अनूप जानवी से कहता है, तुम्हारे चाहने वाले तो बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि मैं तुमसे और विवेक से 3 साल पहले मिला था और 1 साल पहले भी मैंने तुम दोनों को देखा था, लेकिन तुम पहले से काफ़ी बदल गए हो। इसके बाद वह बहुत ही धीमी आवाज़ में कहता है, लगता है विवेक अपनी ट्रेनिंग में बहुत ही समय के लिए खो गया था। नहीं, ये लोग तुम्हारी तरफ देखने में भी कतराते। ये सुन जानवी कहती है, वो तुमसे कम थोड़ी है। मेरी तो समझ नहीं आता है कि तुम सभी लोग अपनी कल्टीवेशन में इतना क्यों लगे रहते हो। ये कहने के साथ ही जानवी अपनी पूरी एनर्जी को एक्टिवेट कर देती है और सीधा अपनी सबसे खतरनाक तकनीक आइस लॉट्स डोमेन को एक्टिवेट कर देती है, जिससे जानवी के चारों ओर एनर्जी की लहर फैलती है और फिर उसके पीछे एक सफ़ेद रंग का आइस लॉट्स बन जाता है और उसके आसपास बहुत से आइस लॉट्स उड़ने लगते हैं। ये आइस लॉट्स एक तरह का डोमेन बना लेते हैं जो किसी भी को जमाने में सक्षम था। इसके बनते ही जानवी की एनर्जी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। वह अब अपने से 2 स्टार ऊपर तक योद्धा को भी टक्कर दे सकती थी। लेकिन अनूप भी एक जीनियस था और वह भी अपनी रैंक जंप कर लड़ने में सक्षम था। वह सीधा अपनी एनर्जी को पूरी तरह अपने दस्तानों में केंद्रित करता है और फिर अपने निचले शरीर में थोड़ी एनर्जी ट्रांसफ़र कर वह बहुत ही तेज़ी से आगे की ओर बढ़ता है। वहीं उसकी निचले शरीर की एनर्जी की वजह से उसके पैर जमते नहीं, लेकिन उसके ऊपरी शरीर पर बर्फ की हल्की परत को देखा जा सकता था। वह बहुत ही तेजी से जानवी की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर जानवी भी अपना फाइनल हमला तैयार कर लेती है। वह अपने पीछे बने लॉट्स की एनर्जी को अपनी स्वॉर्ड के साथ मर्ज कर देती है और फिर उस स्वॉर्ड से अनूप पर हमला कर देती है। वहीं दूसरी ओर अनूप का हमला पूरी तरह से तैयार था। जब दोनों के हमले टकराते हैं तो एक बहुत ही खतरनाक धमाका होता है और एक बहुत ही ताकतवर एनर्जी की तरंग चारों ओर फैल जाती है। सभी प्रतिभागी इस लहर से बचने के लिए अपने चारों ओर शील्ड बना लेते हैं, लेकिन दर्शक ये नहीं कर सकते थे। इसलिए दामोदर साहब तुरंत उनके सामने प्रकट होते हैं और एक शील्ड बना देते हैं, जिससे वह एनर्जी उनको जाकर नहीं लगती। अब हम स्टेज पर देखते हैं जहां पर बहुत ही सफ़ेद कोहरा चारों ओर फैल गया था। कोई भी साफ तरह से नहीं देख पा रहा था कि क्या हुआ है। धीरे धीरे जब वह कोहरा हटता है तो हम देखते हैं कि जानवी अपनी तलवार की मदद से स्टेज पर घुटने के भर बैठी हुई है। वहीं अनूप के पंजों से खून गिर रहा होता है। तभी जानवी धीमी आवाज में कहती है, मैं हार मानती हूँ। वह समझ गई थी कि वह अभी अनूप को नहीं हरा सकती थी। उसे हार मानता देखकर अनूप भी चैन की सांस लेता है। इस फाइट में उसने अपनी आधी एनर्जी को खो दिया था और इस आखिरी मूव ने उसके दस्तानों तक को नुकसान पहुंचा दिया था, जो एक ग्रेड 1 के हाई लेवल के दस्ताने थे। ये उसका सबसे खतरनाक वीपन नहीं था, लेकिन फिर भी वह इन्हें बहुत ही पसंद करता था। उसे इस बात का दुख तो हुआ, लेकिन वह फिर अपने आप को संभालता है और फिर जानवी से कहता है, तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन अगली बार भी मैं तुमसे जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। ये सुन जानवी एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहती है, और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुमसे अगली बार लड़ने वाली हूँ? ये कहकर वह स्टेज से नीचे चली जाती है। जानवी की यह बात सुनकर जय और विवेक दोनों एक दूसरे को देखकर परेशान होकर अपना सर हिलाते हैं। उन्हें जानवी के इस व्यवहार का पता था, लेकिन अनूप भी जानवी के इस व्यवहार से परिचित था, क्योंकि सिंह फैमिली और चौधरी फैमिली के रिश्ते अच्छे थे, इसलिए वे सभी एक दूसरे को बचपन से जानते थे। इस कारण वे एक दूसरे की इस नोक-झोंक का कभी भी बुरा नहीं मानते थे। अब दामोदर साहब स्टेज पर आते हैं और अनूप की जीत की घोषणा करते हैं। इसके बाद वे फिर से उसी प्रोसेस को दोहराते हैं और इस बार अंक 15 और अंक 5 आए थे।
अपना अंक आते देखकर विवेक खुश होता है और स्टेज पर जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर से एक स्वतंत्र योद्धा स्टेज पर आता है। अब वे दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताकर ग्रीट करते हैं और फाइट शुरू करते हैं। यह विवेक की इस सिटी कॉम्पिटिशन में पहली फाइट थी, इसलिए वह कोई भी लापरवाही नहीं दे सकता था। वह अपनी एनर्जी को सूझबूझ से इस्तेमाल करने वाला था। वही अगली फाइट्स के लिए अपनी ट्रम्प कार्ड भी बचाने वाला था, इसलिए वह सबसे पहले सामने वाले योद्धा के लड़ने के तरीके को समझने वाला था। इसमें उसे चोट लग सकती थी, लेकिन वह इस रिस्क को उठाने के लिए तैयार था। इस फाइट में सामने वाले योद्धा का हथियार एक स्पीयर था। जय उसे स्पीयर उपयोग करता देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग स्पीयर जैसे हथियार को अपना औजार नहीं चुनते हैं। वी और अनूप के मुकाबले के बाद विवेक और एक स्वतंत्र योद्धा का मुकाबला शुरू हो गया। वे दोनों सबसे पहले एक दूसरे को ग्रीट कर अपना अपना नाम बताते हैं, फिर अपने अपने हथियार निकाल लेते हैं। सामने वाले योद्धा का नाम जयेश था और वह स्पिरिट गैदरिंग के 7वें सितारे पर था। आज मिंग सिटी के लोग अपनी सिटी के उन जीनियस को देख रहे थे जिनका आज से पहले उन्होंने नाम नहीं सुना था। वे आपस में बात करते हुए कहते हैं, हे भगवान, ये कौन है? वो मनोहर क्या कम था? क्या हमारी मिंग सिटी में इतने ताकतवर लोग रहते हैं और हमें अभी तक पता भी नहीं था? वहीं दूसरी ओर से एक आदमी कहता है, अब तो सच में लगता है कि हम लोगों को अपना दृष्टि क्षेत्र बढ़ाने की जरूरत है। हमारी मिंग सिटी के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। कल बाहर के लोग क्या सोचेंगे हमारी मिंग सिटी के बारे में? इन लोगों से हमें ये भी सीख लेनी चाहिए कि चाहे किसी के पास रिसोर्स हो ना हो, उसे अपनी एक मंजिल जरूर बनानी चाहिए। तभी तीसरा आदमी कहता है, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। संसाधन किसी की ताकत से ही हासिल होते हैं और हमें भी संसाधन के लिए लड़ना सीखना होगा। मैं तो अपने बच्चों को एक योद्धा ही बनाऊंगा और उन्हें जिंदगी से लड़ना भी सिखाऊंगा। और अब तो मेरे पास ये कहानियां भी इन योद्धाओं की। सभी लोग आपस में इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं। वही दामोदर साहब इन बातों को सुनकर मन ही मन खुश होते हैं। अब हम स्टेज पर देखते हैं कि विवेक और जयेश अपने अपने हथियार लेकर लड़ने के लिए तैयार थे। विवेक के पास स्वॉर्ड थी तो वही जयेश के पास स्पीयर। किसी भी फाइट में जो हथियार जितना लंबा होता है उसके उतने ही फायदे होते हैं, लेकिन उसे कंट्रोल करना भी उतना ही कठिन होता है। जल्द ही जयेश अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करता है और उसे अपने स्पीयर के साथ मर्ज कर लेता है। अब वे दोनों ऐसे लग रहे थे मानो जयेश स्पीयर हो और वह स्पीयर जयेश हो। इसके साथ ही जयेश बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ता है और विवेक पर हमला करता है। विवेक भी इस हमले के लिए तैयार था। वह अपनी विंड एनर्जी को केंद्रित करता है और बहुत ही तेजी के साथ जयेश के हमले को डॉज कर लेता है, और लेकिन जयेश भी नहीं रुकता। वह बीच हमले में अपनी दिशा बदलता है और सीधा विवेक पर हमला कर देता है। जयेश का हमला तेजी से विवेक की तरफ बढ़ने लगता है। कोई भी बता सकता था कि यह हमला डॉज नहीं किया जा सकता था। विवेक भी यह बात समझ गया था, इसलिए वह अपनी तलवार को आगे लाता है और विंड एनर्जी को उसमें मर्ज कर देता है। विंड एनर्जी बहुत ही तेज एनर्जी में से एक थी, जिस वजह से ये जल्द ही उसकी तलवार के साथ मर्ज हो जाती है और वह इस तलवार से जयेश को भाले को रोकने की कोशिश करता है। जब दोनों के हथियार टकराते हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है और विवेक 6 कदम पीछे हट जाता है। वहीं जयेश भी 2 कदम पीछे हट जाता है। ये देखकर विवेक दंग रह जाता है। फिर वह सोचता है कि लगता है मैंने अपनी मिंग सिटी के योद्धाओं को कुछ कम आंक लिया है। अब वह बिल्कुल भी लापरवाही नहीं दिखाता और अपनी फुल एनर्जी को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसके चारों ओर तेज हवाएं बहने लगती है। वह अपनी विंड एनर्जी को अपनी तलवार के साथ मर्ज कर लेता है। एक स्पीयर अपनी ताकत के लिए जाना जाता है तो वहीं एक तलवार अपनी स्पीड के लिए। और विवेक इस वक्त अपनी तलवार की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। वह एक ही झटके के साथ एक स्लैश अटैक करता है। इस हमले की वजह से किसी भी तरह का कोई भी साउंड नहीं निकला था और किसी को पता भी नहीं चला था कि विवेक ने कब सामने वाले आदमी पर हमला कर दिया था। वही सामने वाला व्यक्ति एक बहुत ही खतरनाक स्वॉर्ड एनर्जी को अपनी तरफ आता हुआ महसूस करता है तो वही भी हैरान हो जाता है, लेकिन तुरंत अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर अपने भाले से उस एनर्जी पर हमला कर देता है। इस बार जयेश 8 से 10 कदम पीछे हट जाता है और वह अपने हाथ में दर्द भी महसूस कर पा रहा था। वह जैसे तैसे अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करता है और खड़ा होता है। इस बार वह भी अपनी पूरी एनर्जी को एक्टिवेट कर लेता है। वह बिल्कुल भी लापरवाही नहीं दे सकता था। वहीं दूसरी ओर विवेक भी इस तरह की फाइट चाहता था। अभी तक केवल जय ने उसे टक्कर दी थी और अब इस फाइट के बारे में सोचकर उसका खून फाइटिंग स्पिरिट से बहने लगता है और वह भी अपनी पूरी एनर्जी एक्टिवेट कर देता है।
दोनों एक दूसरे से कई बार टकराते हैं, लेकिन जयेश कई मामलों में विवेक से पीछे था। विवेक एक तलवारबाज था जो अपने तलवारेबाजी के तीसरे रास्ते पर कदम रख चुका था, वहीं जयेश भाले का उपयोग करता था और वह केवल दूसरे लेवल पर ही पहुंचा था। और उनके कल्टीवेशन लेवल तो बराबर थे, लेकिन विवेक के पास एक एलिमेंटल एनर्जी थी जो उसकी एनर्जी से ज़्यादा ताकतवर थी। इस वजह से वह जल्द ही थकने लगता है। ये देखकर वह आखिरकार अपना अंतिम हमला विवेक पर करने के लिए अपनी बची हुई एनर्जी को तेजी से अपने शरीर में घुमाने लगता है। स्पीयर लाइक ड्रैगन, ये कहने के साथ ही वह अपना फाइनल हमला विवेक पर कर देता है। यह कोई तकनीक नहीं थी, बल्कि उसके स्पीयर रास्ते का दूसरा मूव था जो उसने दूसरे लेवल पर पहुंचने के बाद हासिल किया था। जब कोई व्यक्ति अपने वीपन के साथ जुड़ जाता है तो वह अपना यह सफ़र शुरू करता है। अभी जय अपने भाले जुड़ना शुरू हुआ था, इसलिए वह अभी तक अपना पहला कदम भी इस रास्ते पर नहीं रख पाया था। वहीं जयेश इस रास्ते में दूसरे लेवल पर पहुंच गया था। जब कोई व्यक्ति इस रास्ते में परफेक्शन लेवल पर पहुंच जाता है तो वह बिना किसी तकनीक और बिना अपने हथियार के भी अपनी हथियार की सारी ताकत को इस्तेमाल कर सकता है और अपने लेवल के किसी भी व्यक्ति को आसानी से हरा सकता है। बस वह सामने वाला व्यक्ति इस मामले उससे पीछे हो। अभी स्टेज पर जयेश के पीछे एक बड़ा सा स्पीयर आता है और उस पर एक ड्रैगन की आकृति भी बन जाती है। वह सीधा विवेक की तरफ आगे बढ़ता है। विवेक इस हमले को अपनी तरफ आता हुआ देखकर इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेता। वह तुरंत अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करता है, अपनी तलवार से हमला कर देता है। ड्रैगन लॉइन स्लैश, ये चिल्लाते हुए विवेक अपनी तलवार से जयेश के हमले पर एक स्लैश अटैक कर देता है। हालांकि यह केवल एक स्लैश अटैक था, लेकिन इसमें विवेक की आधी से ज़्यादा एनर्जी लगी हुई थी। हालांकि यह विवेक की पूरी ताकत नहीं थी, लेकिन यह जयेश के हमले से टकराने के लिए पर्याप्त थी। दोनों के हमले तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वे दोनों टकराते हैं, एक बहुत ही खतरनाक धमाका होता है और चारों ओर एनर्जी की लहर फैल जाती है। लेकिन इस बार पहले से ही शील्ड मौजूद थी, जिसकी वजह से किसी को भी किसी भी प्रकार कोई खतरा नहीं महसूस होता। जब इस धमाके से निकली हुई एनर्जी का प्रभाव हटता है तो हम देखते हैं कि दोनों योद्धा स्टेज पर अपने अपने हथियारों के सहारे खड़े थे। तभी जयेश कहता है, मैं हार मानता हूँ। जयेश ये समझ गया था कि अभी विवेक की पूरी एनर्जी खत्म नहीं हुई है, लेकिन वह अपनी पूरी एनर्जी को खत्म कर चुका था, इसलिए उसका आगे लड़ने का कोई इरादा नहीं था। का और जयेश की बहुत ही खतरनाक फाइट हुई, जिसमें अंततः विवेक की जीत हुई। वही जाने से पहले वह जयेश की तारीफ भी करता है और कहता है, तुम एक शानदार योद्धा हो। ये कहकर वे दोनों स्टेज से नीचे उतर जाते हैं। इसके दामोदर साहब स्टेज पर आते हैं और रिजल्ट की घोषणा के बाद फिर से उस यंत्र को घुमाते हैं। इस बार आने वाले अंक 4 व 9 थे। इन अंकों के आते ही स्टेज पर रवि जादौन फैमिली का यंग मास्टर बहुत ही कूल एंट्री मारता है। वह सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी ओर से रावत फैमिली का छोटा यंग मास्टर आता है। रवि इस वक्त स्पिरिट गैदरिंग के 8 स्टार पर था और वहीं रावत फैमिली का यंग मास्टर 6 स्टार पर था। दामोदर साहब के स्टेज से जाते ही उन दोनों के बीच की फाइट शुरू हो जाती है। रावत फैमिली का यंग मास्टर अपना नाम बताते हुए रवि को ग्रीट करता है, जो एक सभ्य व्यवहार को दर्शाते हैं। उसका नाम जीत रावत था, लेकिन रवि अहंकार में था और वह इस सब को नज़रअंदाज कर कहता है, तो क्या तुम खुद ही हार मानोगे या मैं तुम्हारी मदद करूं? ये कहकर वह उसे बहुत ही घमंडी नज़रों से देखने लगता है, मानो वह उसकी आंखों में कुछ भी नहीं है। ये देखकर रावत फैमिली का यंग मास्टर ईशांत रावत बहुत ही गुस्सा हो जाता है, जो उसका बड़ा भाई था, लेकिन उसे पता था कि उसका छोटा भाई रवि को नहीं हरा सकता था। उसे खुद पर भी पूरा यकीन नहीं था। वही स्टेज पर जीत रवि से कहता है, तुम खुद को कुछ ज़्यादा ही ताकतवर समझते हो। ये कहकर वह अपनी एनर्जी एक्टिवेट कर देता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर रवि कहता है, इसका मतलब मुझे ही तुम्हें वापस भेजना होगा। ये कहकर वह अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर देता है। जीत रावत उसकी एनर्जी से एक प्रेशर महसूस कर पा रहा था, लेकिन वह पीछे नहीं हट सकता था, क्योंकि वह उससे लड़कर सच में अपने आप को पुश करना चाहता था। उसे पता था कि वह उससे नहीं जीत पाएगा, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता। ये देखकर जय उसकी बहुत ही तारीफ करता है। दूसरी ओर स्टेज पर जीत अपनी पूरी ताकत के साथ रवि पर अपना पहला हमला करता है, जो सीधा रवि की छाती की तरफ था। रवि इस हमले को बड़ी ही आसानी से रोक लेता है, मानो ये हमला उसके लिए कुछ था ही नहीं। वह इसे अपने हाथों से नहीं रोकता, बल्कि जैसे ही जीत का हमला रवि की छाती से टकराता है तो एक अजीब तरह की आवाज़ आती है। यह आवाज़ सुनकर जीत तुरंत पीछे हो जाता है और रवि को देखने लगता है।
तब उसे पता चलता है कि वह एक कवच पहने हुए था। ये देखकर मेहमानों वाली कुर्सी पर बैठा रावत फैमिली का हेड अनमोल से कहता है, तुम एक छोटे से कंपटीशन में इतना महंगा ट्रीजर रवि को दे रहे हो, क्या तुम में बिल्कुल भी शर्म नहीं बची है? ये सुनकर अजहर एक हंसी लेता है और कहता है, इस कंपटीशन में कवच और हथियारों की कोई भी लिमिट नहीं है, तो भला मैं ऐसा क्यों ना करूं? इस पर रावत फैमिली के हेड के पास कोई भी जवाब नहीं था। वे गुस्से में उसे देखते हैं और फिर स्टेज की तरफ देखने लगते हैं। स्टेज पर इस वक्त जीत परेशानी से रवि को देख रहा था। वह ये सोच रहा था कि अब वह क्या करे। तभी वह सोचता है कि उसने कवच केवल छाती पर पहना रखा है और उसका सर और बाकी जगह जैसे पैर और गर्दन, हाथ खाली है, वह वहां पर हमला कर सकता है। ये सोचते हुए वह फिर से अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करता है और इस बार सीधा रवि के कंधे पर हमला कर देता है। रवि तो अपने अहंकार में इस हमले को भी नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन तभी उसे दर्द का एहसास होता है और 8 कदम पीछे हट जाता है और जैसे तैसे खुद को खड़ा करता है। वह गुस्से में रवि की तरफ देखता है। जीत उससे कहता है, तुमने एक आर्मर क्या पहन लिया, तुम तो खुद को अजय समझने लगे। ये कहकर वह एक टेढ़ी मुस्कान देता है। इस वक्त रवि का सारा प्रभाव खत्म हो चुका था। सभी लोग उसे एक चीटर की नज़र से देख रहे थे। ये देखकर वह भी बहुत ही भड़क जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह ये कहकर अपनी पूरी ताकत को रिलीज कर देता है और अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। इस स्वॉर्ड से वह जीत पर हमला करता है, जिसकी वजह से जीत फिंकता हुआ पीछे चला जाता है। क्योंकि रवि ने अपने हमले में अपनी लगभग पूरी ताकत इस्तेमाल कर दी थी, इसलिए जीत अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने के बाद भी इस हमले को नहीं रोक पाता। और दूसरा कारण ये था कि उसने केवल डिफेंस किया था। अब जीत लड़ने की हालत में नहीं था, वह खून की उल्टी भी कर देता है। लेकिन रवि नहीं रुकता है, वह पहले से भी ताकतवर हमला जीत पर कर देता है। ये देखकर रावत फैमिली के हेड तुरंत खड़े हो जाते हैं और गुस्से में अनुकूल को देखते हैं। तभी स्टेज पर एक धमाका होता है। इस धमाके के साथ ही रावत फैमिली के हेड का गुस्सा भी फूट पड़ता है। वे सीधा अपना सारा ऑरा रिलीज करते हैं, जो जादौन फैमिली के हेड पर प्रेशर डालने लगता है। लेकिन जादौन फैमिली का हेड भी अपना ऑरा रिलीज कर देता है। तभी जय के दादाजी खड़े होते हैं और उन दोनों से कहते हैं, तुम दोनों क्या कर रहे हो? और फिर वे रावत फैमिली के हेड से कहते हैं, दामोदर स्टेज के पास ही और वह तुम्हारे नाती को कुछ भी नहीं होने देगा, इसलिए शांत हो जाओ। ये सुन रावत फैमिली का हेड अपने गुस्से को शांत करता है और स्टेज की तरफ देखता है। जब स्टेज से धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि रवि अपने घुटनों के भर बैठा है और बहुत ही संघर्ष कर रहा है। वहीं जीत के पास दामोदर साहब खड़े हैं, जो गुस्से में रवि को देख रहे होते हैं। वे अपना ऑरा रिलीज कर रवि पर प्रेशर बना रहे थे। वे कहते हैं, मैंने कहा था कि जब कोई लड़ने में असक्षम रहे तो मुकाबला वहीं खत्म हो जाएगा। क्या तुम अपने से बड़ों की बात को नहीं मानते हो? ये कहने के साथ ही अपना प्रेशर और भी बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से रवि के होठों के कोनों से खून बहने लगता है और वह दोनों हाथों और पैरों की सहायता स्टेज के बीच में खड़ा था और संघर्ष कर रहा था। तभी अनुकूल जादौन अतिथि की सीट से अपना ऑरा रिलीज करते हैं और रवि को थोड़ा आराम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये देखकर दामोदर साहब का गुस्सा और बढ़ जाता है और वे प्रेशर को और भी बढ़ा देते हैं। ये प्रेशर अब इतना ज्यादा था कि रवि जमीन से चिपक जाता है और अपनी उंगली भी नहीं हिला पा रहा था। और दूसरी ओर यह प्रेशर जादौन फैमिली के हेड पर असर करने लगता है। तभी जादौन फैमिली का हेड समय रहते कहता है, एल्डर दामोदर जी, मैं अपने बेटे की तरफ से माफी मांगता हूँ, कृपया इस बार उसे जाने दें। ये देखकर पूरी दर्शक दीर्घा में शांति फैल जाती है, क्योंकि यह पहली बार था कि उन्होंने किसी फैमिली के हेड को माफी मांगते हुए देखा था। मुकाबले के दौरान रवि ने जीत पर जानलेवा हमला कर दिया और उस वक्त जीत लड़ने में सक्षम भी नहीं था। इस वजह से दामोदर साहब को गुस्सा आ जाता है और वे रवि को अपने प्रेशर से जमीन पर दबाने लगते हैं। इस दौरान अनुकूल जादौन भी रवि को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह स्वयं दामोदर साहब के प्रेशर से नहीं बच पाता और वह भी उस प्रेशर के तले दबने लगता है। तभी वह कहता है, एल्डर, मैं रवि की तरफ से माफी मांगता हूँ। यंग जनरेशन बहुत ही लापरवाह हो गई, मैं उसे ठीक से सबक सिखाऊंगा, अभी के लिए आप उसे माफ कर दें। ये सुनते ही दर्शक दीर्घा में चारों ओर शांति पसर जाती है। सभी लोग दामोदर साहब के बारे में जानते थे और मिंग सिटी के सभी महत्वपूर्ण कार्यों का संचालन दामोदर साहब के द्वारा ही होता था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दामोदर साहब इतने ताकतवर थे। जय भी उनकी ताकत को देखकर हैरान होता है, लेकिन फिर वह अपनी इस हैरानी को दूर कर देता है।
वह जब पहली बार दामोदर साहब से मिला था उसने तभी उनसे रिलीज होने वाली खतरनाक एनर्जी को महसूस कर लिया था, लेकिन वह उस वक्त सही अंदाजा नहीं लगा पाया था। लेकिन अब वह समझ रहा था कि दामोदर साहब महाशक्ति रैंक पर होंगे। हाँ, वह पूरी तरह से उनकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकता था। इस वक्त जय के दादाजी दामोदर साहब से कहते हैं, दामोदर माफ कर दे, बच्चे ही हैं। ये सुनकर दामोदर साहब का गुस्सा थोड़ा शांत होता है और वह अनुकूल से कहता है, मिस्टर जादौन, यंग जनरेशन में सभी लक्षण उनके एल्डर्स से ही आते हैं और अगली बार रवि ये गलती न करे तो उसके लिए अच्छा होगा। इस कंपटीशन का होस्ट मैं हूं तो वह किसी भी तरह का कोई उल्टा काम न करे तो उसके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद वे अपना प्रेशर वापस ले लेते हैं और जीत को एक हीलिंग पिल देते हैं, क्योंकि जब दामोदर साहब जीत को बचाने आए थे तब तक जीत रवि के हमले की थोड़ी बहुत संपर्क में आ गया था। वे उसे स्टेज से नीचे ले जाकर उसके भाई ईशांत रावत के पास बैठा देते हैं, जहां पर ईशांत रावत उसे संभाल लेता है। वहीं अनुकूल और रवि की हालत देखकर रावत फैमिली के हेड बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन वे अपनी इस खुशी को दबा लेते हैं। इस वक्त अनुकूल जादौन स्टेज पर जाता है और रवि को एक हीलिंग पिल देता है और उसे अपनी जगह पर वापस बैठा देता है। इस वक्त वह पूरी तरह गुस्से से तमतमा रहा था। वह मन ही मन कहता है, एक बार उन लोगों को और मेरे पिताजी को आने दो, फिर देखता हूं कि ये लोग इतने घमंडी रह पाएंगे या नहीं। इसके बाद वह फिर से अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। वह रवि को भी समझा चुका था कि ज्यादा लापरवाही न दे और सही से फाइट करे। इस सब के हो जाने के बाद दामोदर साहब स्टेज पर आते हैं और फिर से नियम बताकर कहते हैं, अगली बार मुझे ऐसा देखने को मिला तो उसके लिए सही नहीं होगा। ये सब देखकर सोनू, जो एक स्वतंत्र प्रतिभागी था, वे मन ही मन कहता है, जय तू बच गया, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं रहता। वहीं दामोदर साहब फिर से उस यंत्र में अपनी एनर्जी को इंजेक्ट करते हैं और कुछ ही देर बाद उन खानों में 2 अंक प्रकट होते हैं। ये अंक थे 10 और 16। इन अंकों को देखकर सभी फिर से बचे हुए 4 प्रतिभागियों में अनुमान लगाने लगते हैं कि इस बार कौन फाइट करने आने वाला है। तभी चेतन उठता है और स्टेज पर पहुंच जाता है। वह बहुत ही शानदार एंट्री के साथ स्टेज पर पहुंचता है। दूसरी ओर से एक स्वतंत्र योद्धा आता है जो एक कुल्हाड़ी को साथ लिए हुए आ रहा था। ये कुल्हाड़ी एक ग्रेड 2 का हथियार थी। वह चेतन के सामने पहुंचता है और उसे ग्रीट करते हुए कहता है, रोशन प्लीज एडवाइस। सामने से चेतन उसके इस अभिवादन को नजरअंदाज कर देता है और सीधा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वह सुहाब से लड़ने के लिए मचला जा रहा था और इस बार उसे वह मौका मिल गया था। तभी हम देखते हैं कि सामने वाला योद्धा जब अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करता है तो एक लाल रंग की एनर्जी उसके चारों ओर घूमने लगती है। कोई भी साफ देखकर बता सकता था कि यह ब्लड एनर्जी थी। जय भी ये देखकर तुरंत इस पहचान जाता है, क्योंकि उसे गॉडफादर ने बताया था और उसने गॉडफादर द्वारा दी गई बेसिक किताबों में भी डेमनिक कल्टीवेशन के बारे में पढ़ा था। डेमनिक कल्टीवेशन में भी कई तरह के रास्ते होते हैं, लेकिन इनमें कुछ अमानवीय होते हैं तो कुछ सही रास्ते होते हैं। इन्हीं में से एक स्लॉटर रास्ता होता है, जिसमें कोई व्यक्ति जितने जानवरों और लोगों को मारेगा वह उतना ही ताकतवर बनेगा। इस वक्त चेतन के सामने खड़ा लड़का इसी तरह के कल्टीवेशन मेथड का प्रयोग कर रहा है। चेतन भी इस तरह की एनर्जी से एक सप्रेशन और डर महसूस कर रहा था, लेकिन वह अपनी विल पावर को बढ़ाता है और इस लड़के पर हमला करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी को एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि उसका इंट्यूशन कह रहा था कि उसके सामने खड़ा लड़का भले ही उससे 3 स्टार नीचे हो, लेकिन वह कमजोर तो बिल्कुल नहीं है। चेतन अपनी पूरी एनर्जी को अपनी स्वॉर्ड में केंद्रित करता है और सीधा सामने खड़े रोशन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। रोशन भी हमले के लिए तैयार था। वो दोनों हाथों से अपनी कुल्हाड़ी को उठाता है और चेतन की स्वॉर्ड पर हमला कर देता है। जब दोनों के हमले टकराते हैं तो चेतन 6 से 7 कदम पीछे हट जाता है, वहीं वह लड़का 1 दर्जन कदम पीछे हट जाता है। इसके बाद वह मन ही मन चेतन की तारीफ करता है और फिर अपनी पूरी एनर्जी को एक्टिवेट कर लेता है। वहीं रोशन की एनर्जी को बढ़ता हुआ देखकर चेतन हैरान हो जाता है, और केवल चेतन ही नहीं बल्कि गेस्ट सीट्स पर बैठे सभी लोग और सभी दर्शक, यहाँ तक कि जय और सभी प्रतिभागी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इस वक्त रोशन केवल 4 स्टार पर होने के बावजूद एक बहुत ही ताकतवर ऑरा रिलीज कर रहा था। इस मुकाबले को जल्दी खत्म करने के लिए चेतन अपने सबसे ताकतवर हमले को करने के लिए तैयार हो जाता है। वह अपनी सारी एनर्जी को अपनी स्वॉर्ड पर केंद्रित करने लगता है। दी स्वॉर्ड जजमेंट, ये चिल्लाते हुए चेतन रोशन पर हमला कर देता है। ये हमला बहुत ही ताकतवर था और इससे बहुत ही खतरनाक एनर्जी महसूस की जा सकती थी। ये हमला तेजी से रोशन की ओर आगे बढ़ता है।
रोशनी भी इस हमले को हल्के में नहीं ले सकता था। वह अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और सीधा इस हमले को रोकने के लिए उस पर हमला कर देता है। दी स्पेस स्लैशिंग एक्स, ये चिल्लाते हुए रोशन चेतन द्वारा किए गए अटैक पर हमला कर देता है। ये दोनों तकनीकी ग्रेड 5 की तकनीक थी, लेकिन ये लोग इसे अभी तक केवल पहले लेवल तक ही प्रैक्टिस कर पाए थे, जो किसी ग्रेड 3 की तकनीक के जितनी ताकतवर थी। सभी लोग इन हमलों का बहुत ताकतवर ऑरा महसूस कर पा रहे थे। वे किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार थे। तभी दोनों हमले आपस में टकराते हैं और बहुत ही तेज धमाका होता है। इस धमाके से एक एनर्जी का तूफान निकलकर चारों ओर फैल जाता है, जिससे बचने के लिए सभी प्रतिभागी अपने चारों ओर एनर्जी की शील्ड बना लेते हैं। वहीं दूसरी ओर दर्शकों के सामने दामोदर साहब की शील्ड इस हमले को रोक लेती है। कुछ देर बाद सभी चेतन के हमले को कमजोर पड़ता हुआ देखते हैं। कुछ ही देर में रोशन का हमला चेतन के हमले को काटता हुआ उससे टकराता है और वह फिकता हुआ स्टेज के नीचे चला जाता है और खून की उल्टी कर देता है। ये देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। कि रोशन और चेतन की फाइट में चेतन हार गया था। इसके साथ ही रॉय फैमिली के सभी प्रतिभागी इस कंपटीशन से बाहर हो गए थे। ये देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि स्वतंत्र प्रतिभागी किसी भी फैमिली के योद्धा को हराने में सफल होंगे, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हुआ था। स्वतंत्र प्रतिभागियों ने एक पूरी फैमिली को इस कंपटीशन से बाहर कर दिया था। अब इस कंपटीशन के पहले चरण का आखिर मुकाबला होने वाला था, जिसमें शेष बचे 2 प्रतिभागी लड़ने वाले थे, जिनमें से किसी एक को चुना जाएगा। उन्हें क्रमशः 13 और 14 अंक मिले थे। इनमें से एक अंक रावत फैमिली के यंग मास्टर ईशांत रावत का, वहीं दूसरा अंक जादौन फैमिली के लोकेश जादौन का था। वे दोनों स्टेज पर आते हैं। लोकेश और ईशांत दोनों ही कल्टीवेशन में एक ही लेवल पर थे। जल्द ही उनके बीच का मुकाबला शुरू होता है। इस मुकाबले में ईशांत पहले से ही जादौन फैमिली पर अपने भाई को नुकसान पहुंचाने के लिए गुस्सा था और उन्होंने किसी भी प्रकार की शर्म न दिखाते हुए बेशर्मी से इस कंपटीशन में उन कवचों को पहना था जो योद्धा लड़ाई पर जाने के लिए पहनते हैं। वह लोकेश से कहता है, तुम तो बहुत ही खतरनाक आर्मर पहने हुए हो, तो तुम मेरे सबसे ताकतवर हमले को झेल जाओगे। इसके बाद वह अपनी एनर्जी को रिलीज करता और अपनी भारी भरकम स्वॉर्ड को निकालता है और सीधा अपने सबसे ताकतवर तकनीक दी 1000 स्वॉर्ड हमले को लोकेश पर कर देता है। इस हमले से हर कोई ईशांत के गुस्से और उसकी ताकत को महसूस कर पा रहे थे। वे समझ गए थे कि ईशांत भले ही इतना प्रसिद्ध न हो, लेकिन वह बहुत ही ताकतवर है। उसका हमला तेजी से लोकेश की तरफ बढ़ता है। लोकेश ईशांत के इस हमले से बहुत ही ताकतवर एनर्जी महसूस कर पा रहा था, लेकिन वह फिर भी अपने आर्मर पर भरोसा करते हुए डरता नहीं और अपने आर्मर में एनर्जी को डालने लगता है, जिसकी वजह से उसके आर्मर की डिफेंस पावर और भी बढ़ जाती है। ये देखकर ईशांत अपने हमले में और भी एनर्जी डाल देता है। अब बहुत ही स्वॉर्ड लोकेश की तरफ बढ़ती है, जो ईशांत की ताकतवर स्वॉर्ड एनर्जी से बनी हुई थी। जैसे ही यह स्वॉर्ड लोकेश के कवच से टकराती है, टूट जाती है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चलता। काफ़ी देर तक टकराने के बाद उस कवच पर क्रैक पड़ना शुरू जाते हैं और थोड़ी ही देर में वह कवच टुकड़ों में टूट जाता है। इसके बाद ईशांत का हमला सीधा लोकेश को जाकर लगता है और वह फिंकता हुआ स्टेज से नीचे गिरता है और खून की उल्टी कर देता है। ये देखकर अनुकूल जादौन को बहुत ही तेज गुस्सा आता है, लेकिन अभी वह अपना गुस्सा दबा लेता है। अब ईशांत भी स्टेज से नीचे आता है और अपनी भाई जीत को देखकर उसकी तरफ मुस्कुरा देता है। जीत भी अपने भाई की तरफ एक मुस्कान देता है। दामोदर साहब स्टेज पर आते हैं और रिजल्ट की घोषणा करते हैं। इसके बाद वे सभी से कहते हैं, इस कंपटीशन के पहले चरण में 6 प्रतिद्वंदी निकले हैं और उनका नाम है सोनू, जय, अनूप, विवेक, राकेश, रवि। ये सभी अगले चरण में फाइट करेंगे। इस द्वितीय चरण से पहले 2 घंटे का अंतराल है, तो आप सभी आराम करें। ये कहकर वे स्टेज से गायब हो जाते हैं और सभी दर्शक भी खाना खाने और इधर उधर घूमने के लिए जाने लगते हैं। वहीं हम जय को देखते हैं, जिसे सोनू घूर रहा होता है। वह उसकी तरफ देखता है और फिर उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर देता है। तभी विवेक और जानवी उसके पास आते हैं और जानवी कहती है, लगता है तुम सब में ही सबसे कमज़ोर हूँ। ये कहकर वह थोड़ी उदास भी दिख रही होती है। तभी विवेक उसे समझाते हुए कहता है, वो इसलिए कि तुम कल्टीवेशन पर ध्यान तो देती नहीं हो। ये सुनकर जानवी को गुस्सा आ जाता है और कहती है, हाँ तुम तो मुझे सुनाओ, उस अनूप से नहीं कह सकते थे कि थोड़ा हार जाए। ये सुनकर विवेक अपना माथा पकड़ लेता है। वह जानता था कि जानवी का स्वभाव ऐसा ही, लेकिन वह ये भी जानता था कि अब जानवी बहुत ही मेहनत करने वाली थी।
तभी जानवी कहती है, अब ये सब छोड़ो, मुझे बहुत ही जोर से भूख लग रही है। ये कहकर वह अपना पेट पकड़ लेती है। उसे इस तरह देखकर जय और विवेक फिर से अपना माथा पकड़ लेते हैं। उन्हें इस तरह देखकर जानवी कहती है, तुम दोनों इस तरह क्यों कर रहे, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? ये सुनकर वे दोनों तुरंत कहते हैं, हाँ लगी है, चलो कहीं पर चलकर कुछ खाते हैं, वैसे भी कंपटीशन शुरू होने में अभी 2 घंटे बाकी है। इसके बाद वे तीनों वहां से चले जाते हैं। वहीं अतिथि सीट पर बैठे सभी लोग भी इधर उधर हो जाते हैं। अनुकूल रवि के पास पहुंचता है और कहता है, तुम अगली बार से ध्यान रखना और खासकर इस दामोदर का। ये कहकर वे दोनों भी एक साथ कहीं चले जाते हैं। उन्हें ये सब करते हुए जय के दादाजी देख लेते हैं, लेकिन उन्होंने सबकी तैयारी पहले से ही कर ली थी, इसलिए वे उन दोनों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हैं। अब हम जय को देखते हैं, वह जानवी और विवेक के साथ पास के ही मार्केट में आता है और एक होटल में चला जाता है। जानवी बहुत सा खाना ऑर्डर करती है और किसी 2 साल की बच्ची की तरह खाना खाने लगती है। विवेक ये सब करते हुए उसे देख रहा होता है और जय उन दोनों को। जब जानवी का ध्यान विवेक पर जाता है जो उसे इस तरह देख रहा था, तो उसका चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन तभी उसका ध्यान जय पर जाता है। वह एक मुस्कान के साथ इन दोनों को देख रहा होता है। ये देखकर वह तुरंत जय से कहती है, मुझे शरबत भी पीना जय, क्या तुम ला दोगे? ये सुनकर जय कहता है, मुझे कबाब में हांडी बनने का कोई शौक नहीं, मैं खुद ही चला जाता हूँ प्यारी दीदी। ये कहते ही वह तुरंत भाग जाता। सिटी कंपटीशन का पहला चरण समाप्त हो गया था, जिसमें 6 लोग निकले थे। इनमें से 2 योद्धा सिंह फैमिली से, 1 योद्धा चौधरी फैमिली से, 1 योद्धा जादौन फैमिली से, 1 योद्धा रावत फैमिली से और 3 स्वतंत्र योद्धा। पहले चरण की समाप्ति के बाद सभी लोगों को 2 घंटे का अंतराल मिला था, जिसमें वे खाना और आराम कर सकते थे। इस अंतराल में जय, जानवी और विवेक खाना खाने के लिए एक होटल में चले गए। जय उन दोनों को अकेला छोड़कर बाजार में घूमने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि उस पर कोई नज़र रखे हुए है। वह उसकी तरफ देखता है तो वह पाता है कि एक काले कपड़े पहने हुए आदमी उस पर नज़र रखे हुए है। वह जैसे ही उसकी तरफ देखता है तो वह काला कपड़ा और मुखौटा पहना हुआ आदमी तुरंत गायब हो जाता है। ये देखकर जय हैरान हो जाता है। वह उसे इधर उधर देखने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं दिखता। इसके बाद जय कुछ सोचता है और कहीं पर चला जाता है। अब हम एक कमरे का दृश्य देखते हैं, जिसमें 2 लोग बैठकर आपस में कुछ बात कर रहे थे। ये दोनों और कोई नहीं बल्कि जय के दादाजी और दामोदर साहब थे। तभी दरवाजे पर नोक करने की आवाज़ आती है। दामोदर साहब कहते हैं, आ जाओ। जय यह आवाज़ सुनकर तुरंत भीतर घुस जाता है। वह दादाजी और दामोदर साहब के सामने जाता है और उन्हें ग्रीट करता है। वहीं जय को देखकर दामोदर साहब खुश होते हैं और उससे कहते हैं, अरे जय, तुमने तो कमाल कर दिया, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी इतने ताकतवर बन जाओगे। फिर वे जय के दादाजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, लगता है तुम्हारी फैमिली के पुराने दिन वापस आने वाले हैं। ये सुनकर दादाजी दामोदर साहब से कहते हैं, बस नसीब का खेल है। और उसके बाद जय की तरफ देखते हैं और उससे आने का कारण पूछते हैं। जय तुरंत दादाजी को सारी बात बताता है और वह कहता है, मुझे वह व्यक्ति महाशक्ति रैंक का लग रहा था। ये सुनकर दादाजी जय की तरफ देखते हैं और फिर दामोदर साहब की तरफ देखते हैं। फिर जय से कहते हैं, तुम चिंता मत करो और अपने कंपटीशन पर ध्यान दो। जादौन फैमिली चाहे कितने ही लोगों को ले आए, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाएगी। दादाजी की यह बात सुनकर तो जय भी हैरान हो जाता है, लेकिन वह ज्यादा कुछ नहीं कहता है और हाँ में अपना सर हिलाकर वापस जाने को होता है। लेकिन तभी वह रुकता है और दादाजी से पूछता है, दादाजी मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। ये सुनकर दादाजी पहले तो दामोदर साहब की तरफ देखते हैं, फिर जय से कहते हैं, पूछो बेटा, अगर मैं बता पाऊंगा तो जवाब जरूर दूंगा। ये सुनकर जय तुरंत दादाजी से पूछता है, दादाजी मेरी माँ कौन थी और पिताजी अभी भी जिंदा है ना? ये सुनकर दादाजी और दामोदर साहब एक दूसरे को देखने लगते हैं। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि जय के सवाल का क्या जवाब दें। तभी दादाजी कहते हैं, तुम इन सवालों का जवाब समय के साथ जान जाओगे, अभी अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान दो। और तुम्हारे पिता अभी जिंदा है या नहीं? इसका जवाब है कि वो अभी जिंदा है, लेकिन किसी वजह से तुमसे मिलने नहीं आ सकते। ये सुन अगला सवाल पूछने ही वाला होता है कि वे क्यों नहीं आ सकते। इससे पहले दादाजी कहते हैं, हमने तुम्हारे पिताजी की मौत की झूठी खबर फैलाई थी, लेकिन क्यों? इसका जवाब जब तुम उतनी ताकत हासिल कर लोगे तो जान जाओगे। फिलहाल तुम ये जान लो कि तुम जिस सिंह फैमिली को देख रहे हो वह असली सिंह फैमिली नहीं है। ये सुन जय हैरान हो जाता है और कहता है, क्या?
इसके जवाब में जय के दादाजी कहते हैं, हाँ ये केवल एक छोटी सी ब्रांच है और इससे आगे की सच्चाई तुम समय के साथ अपने आप जान जाओगे। अब तुम जा सकते हो। ये कहकर वे जय के अगले सवाल को टाल देते हैं। जय भी दादाजी की बात को समझता है और वहां से चला जाता है। इस वक्त वह बहुत ही गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी उसके दिमाग में आवाज आती है, तभी मैं सोचूं कि ये तकनीक इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी। जो मैंने तुम्हारे सिंह फैमिली के मेंशन में देखी थी वे सभी बहुत ही लो लेवल की बनाकर रख दी गई है। जय, जब तुम महाशक्ति रैंक पर पहुंच जाओगे और किसी महाशक्ति रैंक से ऊपर वाले योद्धा की जितनी ताकत हासिल कर लोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली की असली ताकत के बारे में बताऊंगा। और रही बात अभी की, तो अभी तुम केवल अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान दो। गॉडफादर यह कहकर शांत हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर गॉडफादर की बात सुनकर जय इतना तो समझ गया था कि उसकी फैमिली कोई मामूली ताकत तो नहीं है। इस वजह से वह जादौन फैमिली वाले खतरे को अब बिल्कुल नज़रअंदाज कर देता है। अब वह वापस से उस होटल की तरफ चल देता है जहां पर जानवी और विवेक खाना खा रहे थे। 2 घंटे होने में अभी भी पूरी 30 मिनट बाकी थी। वह उन दोनों के पास पहुंचता है और उन दोनों को आपस में बात करते हुए देखता है और कहता है, अब क्या मैं भी खाना खा सकता हूँ? ये कहकर वह उन दोनों के सामने वाली सीट पर बैठ जाता है। वह कुछ खाना मंगवाता है और खाने लगता है। उसे खाता देखकर जानवी और विवेक एक दूसरे को देखते हैं और जय के खाने के तरीके पर हंसने लगते हैं। ये देखकर जय कहता है, हाँ हाँ हंस लो, पता नहीं कब से भूखा हूँ, तुम तो अपने प्यार के फूल खिलाने में लगे हुए थे। ये सुन जानवी का चेहरा लाल हो जाता है और वहीं विवेक भी इधर उधर देखने लगता है। तभी जानवी जय को एक हल्का पंच मारती है और उसे घूरने लगती है और गुस्सा दिखाने लगती है। जय भी डरने का नाटक करता है और फिर तीनों हंसने लगते हैं। अब हम कुछ देर बाद देखते हैं तीनों और बाकी सभी लोग लड़ने वाली स्टेज के सामने पहुंच गए तो लगभग सभी दर्शक भी वापस आ चुके। ... जय और बाकी सभी प्रतिभागी 2 घंटे के अंतराल के बाद सिटी कंपटीशन की जगह पर पहुंच गए थे और इस वक्त तक सभी दर्शक भी वापस आ गए थे और अपनी अपनी जगह पर आकर बैठ गए थे। इस वक्त सभी अगले चरण के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। वे सभी अपने अपने पसंदीदा योद्धा को प्रोत्साहित करने के लिए आए थे। इस वक्त सभी प्रतिभागी अपने बैठने की जगह पर जाकर खड़े होकर दामोदर साहब के आने का इंतजार कर रहे थे। करीब 15 मिनट के दामोदर साहब स्टेज पर आते हैं और कहते हैं, तो सभी लोग आ चुके हैं। इसके बाद वे थोड़ी देर तक सभी को देख और उन लोगों की आंखों में उत्साह देखकर वे मुस्कुराते हैं। इस वक्त चारों ओर बिल्कुल शांति थी। कहते हैं किसी पर अपना दबदबा बनाने के लिए उन्हें पहले अपनी ताकत का नमूना दिखाना पड़ता है। दामोदर साहब की पिछली ताकत को देखकर सभी लोग इस बात से भली भांति परिचित थे कि कोई फैमिली का हेड भी उनके सामने खड़े होने की ताकत नहीं रखता। इस वक्त दामोदर साहब कहते हैं, तो मेरी मिंग सिटी के सभी युवा योद्धाओं में यहाँ से द्वितीय चरण के शुरू होने की घोषणा करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सभी लोगों को द्वितीय चरण के नियम सुनाना चाहूँगा। तो अपने कान खुले रखें और ध्यान से सुने, क्योंकि आप सब भली भांति जानते हैं कि नियम तोड़ने का नतीजा क्या होगा। वे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, इस चरण से केवल 2 लोग ही अगले चरण में जाने वाले हैं, इसलिए ये चरण सबसे खतरनाक होने वाला है। इसके बाद वे अपना हाथ हवा में लहराते हैं और उनके सामने एक पोर्टल बन जाता है। इस पोर्टल को देखकर न सिर्फ जय, सभी प्रतिभागी और दर्शक हैरान होते हैं, बल्कि फैमिली के हेड भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यह पोर्टल अपने अंदर से बहुत ही खतरनाक ऊर्जा निकाल रहा था। वे सभी दामोदर साहब को अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। उन सभी को पता था कि दामोदर साहब कुछ छुपे हुए और मिस्टीरियस है, लेकिन फिर भी उनके पास ऐसा कुछ होने की उम्मीद उन्हें नहीं थी। आखिर उन्होंने अभी तक कभी भी दामोदर साहब को लड़ते हुए नहीं देखा था। वे उनकी सही ताकत नहीं जानते थे। आज से 15 साल पहले जब जय के दादाजी और दामोदर साहब इस सिटी में आए थे तो उन्हें केवल ये पता था कि वे दोनों एक महाशक्ति रैंक के योद्धा थे और दिग्विजय सिंह फैमिली के नए हेड हैं और दामोदर साहब उनके दोस्त हैं। दामोदर साहब की ताकत को देखकर उन्हें सभी फैमिलीज ने मिंग सिटी के आधे सिटी लॉर्ड की तरह मान लिया था। वे लोग इन दोनों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। बाद में उन लोगों को पता चला था कि वे अपने साथ जय को भी लाए हैं और दिग्विजय सिंह जख्मी थे। यही कारण था कि जय के चाचा राजवीर सिंह जय को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसकी वजह से उनके बेटे की सिंह फैमिली की इस ब्रांच के हेड बनने के सभी रास्ते बंद हो गए थे। फिलहाल स्टेज पर दामोदर साहब सभी लोगों को नियम सुना रहे थे। वे कहते हैं, तुम लोगों को इस पोर्टल में जाना है।
इस पोर्टल में कुल 101 सीढ़ियां हैं, जो भी 2 प्रतिभागी इन सीढ़ियों में से सबसे ज्यादा चढ़ पाएंगे वे लोग अगले राउंड के लिए चुने जाएंगे। वे आगे कहते हैं, ये सीढ़ियां जितनी सादा दिखती है उतनी साधारण है नहीं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि तुम सभी लोगों को मैं एक बहुत ही अच्छा मौका दे रहा हूँ इस मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अपनी समझ बढ़ाने की। आप सभी लोग अपने पीक कंडीशन में आ जाएं। आप सभी लोगों के पास 15 मिनट का समय है और फिर आप सभी को इस पोर्टल में घुसना है। दामोदर साहब की उन सीढ़ियों पर चढ़ने की बात सुनकर कोई भी इस बात को हल्के में नहीं लेता और अपनी तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने दामोदर साहब की ताकत का नमूना पहले ही देख रखा था, इसलिए वे उनके द्वारा तैयार टेस्ट को हल्के में नहीं ले सकते थे। वे सभी जब कल्टीवेशन में लगे हुए थे तो दामोदर साहब की नज़रें जय पर थीं। वे मन ही मन कहते हैं, जय अब 17 साल का हो चुका है और ये उसके फैमिली टेस्ट का समय है। हालांकि मैं उसे सीधी तरह तो नहीं बता सकता, लेकिन इस तरह मैं ये टेस्ट ले सकता हूँ। इसके साथ मुझे इस सिटी के मार्शल आर्टिस्ट के टैलेंट के बारे में भी पता चल जाएगा। ये सोचते हुए है वे एक मुस्कान देते हैं और फिर अपनी आंखें बंद कर समय खत्म होने का इंतजार करने लगते हैं। जब 15 मिनट का समय खत्म होता है तो वे अपनी आंखें खोलते हैं और सामने खड़े प्रतिभागियों को देखते हैं। वे उनके जोश को महसूस कर पा रहे थे। अब वे उन सभी प्रतिभागियों की तरफ देखते हैं और अपना प्रेशर रिलीज करते हैं। उनके प्रेशर के रिलीज होते ही सभी मार्शल आर्टिस्ट पर एक पहाड़ के जितना वजन पड़ने लगता है। जय भी इस प्रेशर की वजह से अपने घुटनों पर आते आते बचा था। विवेक, जय, अनूप, सोनू इन चारों को छोड़कर बाकी के चारों प्रतिभागी तुरंत अपने घुटनों पर गिर जाते हैं और अपने हाथों के सहारे जमीन पर लेटने से बचते हैं। थोड़ी देर बाद दामोदर साहब अपना प्रेशर वापस लेते हैं और फिर जो 4 लड़के अपने घुटनों पर आ गए थे उनसे कहते हैं, तुम चारों इस पोर्टल में एंटर करने के लिए योग्य नहीं हो। ये सुनते ही वे चारों कहते हैं, क्या? लेकिन क्यों? दामोदर साहब को इस सवाल की उम्मीद थी। वे कहते हैं, क्योंकि तुम लोग मेरा ऑरा भी नहीं सह पाए। तुम लोग जैसे ही इस पोर्टल में घुसोगे तुरंत फिकते हुए बाहर आओगे और तुम्हें चोट भी लग सकती है। ये सुनकर जो सबसे ज्यादा भड़कता है वह जादौन फैमिली का रवि था। वह कहता है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? अभी तक हमने आजमाया भी नहीं है और आप कह रहे हैं हमसे नहीं होगा। ये सुनकर दामोदर साहब कहते हैं, तुम अंदर जाकर खुद ही देख सकते हो। ये कहकर वे अपना हाथ पोर्टल की तरफ कर देते हैं। रवि भी ताव में आकर उस पोर्टल की तरफ बढ़ जाता है। वहीं ये देखकर अनुकूल अपना सर पकड़ लेते हैं। उन्हें पता था कि उनका बेटा बेवकूफ़ी कर रहा है, लेकिन उन्हें इतनी उम्मीद तो थी कि वह कुछ पल के लिए तो टिक ही जाएगा। चाहे अंदर कुछ भी हो, लेकिन कम से कम उसका लेवल तो जय और कुछ लोगों से ज़्यादा है। अगर वे जा सकते हैं तो वह कुछ देर के लिए तो वहाँ पर टिक ही सकता है। ये सोचकर वे अपने आप को सहानुभूति दे रहे थे। ... दामोदर साहब इस कंपटीशन के दूसरे चरण को बदल देते हैं और एक रेस की तरह बना देते हैं जिसमें इन लोगों को कुछ सीढ़ियों पर चढ़ना था, लेकिन वे उससे पहला अपना ऑरा इन पर डालते हैं और 4 लोगों को अयोग्य घोषित कर देते हैं। उनमें एक रवि भी था। वह इस बात से असंतुष्ट था क्योंकि वह खुद को बहुत ही ताकतवर समझता था। तब दामोदर साहब उसे सबसे पहले जाने के लिए मौका दे देते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे ही रवि उस पोर्टल में घुसता है वह केवल 2 पल के बाद बाहर फेंका हुआ आता है। वह उल्टा और भी पीछे जा रहा होता है, लेकिन दामोदर साहब अपनी एनर्जी से उसे बचा लेते हैं। इस वक्त जब दर्शक उसे देखते हैं तो वे पाते हैं कि उसका आर्मर पूरी तरह चकनाचूर हो चुका है। उसके मुंह के कोने से खून गिर रहा होता है। दामोदर साहब उसे एक पिल देते हैं और कहते हैं, तो क्या अब तुम मानते हो? इस वक्त रवि कहता है, उस प्रेशर में भला कौन टिक सकता है? मेरी छोड़ कोई भी उस प्रेशर में नहीं टिक सकता। ये सुनकर दामोदर साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम खुद ही देख लो। ये कहकर वे वापस स्टेज पर आते हैं और फिर कहते हैं, अब इस राउंड के शुरू होने का समय है। आप चारों इस पोर्टल में एंटर करेंगे। ये सुनकर सभी प्रतिभागी तैयार हो जाते हैं। उन्होंने आज से पहले इस तरह का कुछ भी अनुभव नहीं किया था, इसलिए वे बहुत ही उत्साहित थे। वे उस पोर्टल के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तभी दामोदर साहब उन्हें जाने का इशारा करते हैं। उनका इशारा पाते ही वे लोग उस पोर्टल में घुस जाते हैं। उन्हें उस पोर्टल में घुसता हुआ देखकर रवि भी उस पोर्टल की तरफ गौर से देखने लगता है। वह चाहता था कि वे सभी भी उसकी तरह ही फिंकते हुए बाहर आएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और सभी लोग अभी भी उस पोर्टल की तरफ देख रहे होते हैं। इस वक्त जय के दादाजी जो उस अतिथि की सीट पर कहते हैं, किसी भी बाहरी चीज से ताकत बढ़ाना आसान तो है, लेकिन वह ताकत उनकी खुद की नहीं होती है। लोगों को इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए।
ये सुनकर तो अनुकूल जादौन का गुस्से का पारा इतना चढ़ जाता है कि उनकी नाक से खून निकलने लगता है, लेकिन वह अपने आप को शांत करता है। वह मन ही मन सोच रहा था कि एक बार इस कंपटीशन को खत्म होने दो, तुम्हारी सेल फैमिली का इस सिटी से नाम नहीं मिटा दिया तो मेरा नाम अनुकूल नहीं। इस वक्त हम स्टेज पर देखते हैं, सभी लोग उस पोर्टल की तरफ देख रहे थे। उन्हें पता था कि क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत ही उतावले हो रहे थे। ये देखकर दामोदर साहब हंसते हैं और अपना हाथ हवा में हिलाते हैं। उनके हाथ हिलाते ही हवा में एक स्क्रीन बन जाती है। इस स्क्रीन में सभी लोग उन सभी प्रतिभागियों को देख पा रहे थे जो उस पोर्टल के अंदर गए थे। उनमें सबसे आगे इस वक्त सोनू और फिर विवेक, इसके बाद अनूप और जय चल रहे थे। ये देखकर सभी लोग अचानक से उत्साहित हो जाते हैं। उन्होंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। यह उनके लिए सबसे ग्रैंड कंपटीशन बन गया था, जहां पर उन्हें न सिर्फ टैलेंटेड लोग देखने को मिले थे बल्कि और भी बहुत सी चीजें देखने को मिली थी, जैसे दामोदर साहब की ताकत और अब ये नया चरण। वे सभी इस वक्त स्क्रीन में देख रहे थे। अब तक सभी लोग केवल 5 सीढ़ियां ही चढ़ पाए थे, जिनमें से सबसे ऊपर विवेक पहुंच गया था और फिर जय, इसके बाद सोनू और अनूप। उन सभी लोगों को देखकर ही पता लग रहा था कि सभी लोग बहुत ही प्रेशर में और उनके लिए उन सीढ़ियों को चढ़ना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। इस वक्त हम जय को उन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखते हैं। वह उस ताकतवर ऑरा को महसूस कर पा रहा था जो उन पर कहीं से गिर रहा था। इस ऑरा की वजह से वे सभी बड़ी ही मुश्किल से आगे बढ़ पा रहे थे। इस वक्त तक जय और विवेक आगे निकल चुके थे और अनूप उनसे ज्यादा पीछे नहीं था, लेकिन सोनू की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। वह अब बिल्कुल भी अपना पैर नहीं उठा पा रहा था। वह जितना ताकतवर सबको लग रहा था, असल में वह उतना ताकतवर नहीं था। वह पूरी तरह से अपने उस हथौड़े की ताकत पर निर्भर जो उसके एल्डर ने अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर उन लोगों को दिया था, लेकिन वह इन सीढ़ियों की शुरुआती 3 स्टेप चढ़ पाया। ये साबित करता है कि वह बाकी सभी से तो आगे ही था। इस वक्त जय, विवेक और अनूप को ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। विवेक एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर था और अपना कदम स्वॉर्ड कल्टीवेशन के मामले में तीसरे चरण स्वॉर्ड इंटेंट में रख चुका था। वहीं पर अनूप अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर निर्भर था, जबकि जय अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के अलावा किसी भी तरह की कोई एनर्जी उपयोग नहीं कर रहा था। वह इस वक्त इस प्रेशर के सोर्स को समझने की कोशिश कर रहा था। वह आसपास के वातावरण में कुछ अलग तरह के नियम और एनर्जी को महसूस कर पा रहा था। वह इन्हें समझने की कोशिश कर रहा था और उन्हें धीरे धीरे समझ भी रहा था। दरअसल ये सीढ़ियां हर तरह के नियमों को अपने अंदर समेटे हुए थी। ये सीढ़ी हर बड़ी फैमिली के पास होती थी जो उनके पूर्वजों की सालों की मेहनत से बनती थी। ये सीढ़ियां डिवाइन स्टेयर्स के नाम से जानी जाती थी और हर एंशिएंट फैमिली अपने नए जीनियसेस को इन सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए जरूर भेजते थे। हालांकि जिन सीढ़ियों पर इस वक्त वे लोग चढ़ रहे थे वे कोई असली डिवाइन स्टेयर्स नहीं थी, बल्कि उनकी एक प्रति थी, क्योंकि जय जब 35 साल का होगा तो उसे इन सीढ़ियों पर चढ़ने का मौका मिलेगा। इसलिए यह प्रति 18 से 21 साल के लोगों के लिए बनाई गई थी। जय इस प्रेशर को बड़ी ही आसानी से सह पा रहा था, क्योंकि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ की तुलना किसी भी रैंक 8 के बीस्ट से की जा सकती थी। जय जाने अनजाने में ही सही, लेकिन फिजिकल कल्टीवेशन भी कर रहा था और गॉडफादर ये बात उसे बताना नहीं चाहते थे। वे जय को एल्केमिस्ट भी इसलिए बनाना चाहते थे क्योंकि उसे भविष्य में बाकी लोगों से ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ने वाली